हाय गाइज, वेलकम बैक टू ए फाइंडर अकेडमी। दोस्तों, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे वो आप यूपीएससी की एग्जाम दो, स्टेट पीएससी दो, रेलवेज, बैंकिंग, किसी भी तरह की एग्जाम हो, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, और वो भी पिछले 2 साल के। तो जो लोग 2021 में यूपीएससी सिविल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आने वाले नेक्स्ट ईयर 2022 में जितनी भी एग्जाम्स है, चाहे वो स्टेट पीएससी की हो, यूपीएससी की हो, रेलवेज, बैंकिंग, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस के ऊपर सवाल आने वाला है। इसलिए हम 2020 से लेकर 2022 तक, क्योंकि ये जो लेक्चर सीरीज होगी ये कम से कम 3 से 4 वीडियोस इसमें आने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो आ चुका है, तो 2022 को भी हम टारगेट करेंगे। साथ ही इस साल जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो लेक्चर्स है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो आपको देखना होगा क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस को मैंने डिस्कस किया है। तो चलिए आज देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है, तो ये 2021 में रिलीज हुआ था, मतलब इसी साल रिलीज हुआ था। फर्स्ट टाइम 1989 में इसे रिलीज़ किया गया था बाय इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ये स्विट्जरलैंड की एक फर्म है। ठीक है, तो वैसे तो प्राइवेट फर्म है, लेकिन फिर भी इंडेक्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये इंडेक्स क्या करता है, तो ये किसी भी जो कंट्री है, किसी भी जो देश है, उसकी जो प्रॉस्पेरिटी और कॉम्पिटिटिवनेस है उसको मेजर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ 4 पैरामीटर्स: इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट इफिशियंसी, बिजनेस इफिशियंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मतलब कि उस देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट की इफिशियंसी कितनी है, गवर्नमेंट कितनी इफिशिएंट है, कितना वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। देन बिजनेस इफिशियंसी वहाँ पे देखा जाएगा कि बिजनेस रन करने के लिए क्या, मतलब कितना वक्त लगता है, डॉक्यूमेंटेशन में ही वक्त चला जाता है, या फिर बिजनेस इफिशियंसी मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कितना अच्छा है, नहीं है, रोड और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है इस बार भी, सेकंड है स्वीडन, थर्ड डेनमार्क। तो आपको बस टॉपर याद रखना है कि स्विट्जरलैंड है। और टॉप परफॉर्मिंग जो एशियन इकोनॉमीज है उसमें ऑब्वियसली सिंगापुर आएंगी, हांगकॉन्ग, ताइवान और चाइना। तो इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक है 43rd। ठीक है, टोटल जो कंट्रीज़ को ये रैंक करता है उसमें 43rd है इंडिया की। और एशिया में अगर हम देखें, या फिर ब्रिक्स नेशन में अगर हम देखें, तो इंडिया चाइना से पीछे है। ठीक है, लेकिन बाकी जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है उससे हम आगे। तो यहाँ पे एक सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए कि ब्रिक्स देशों में क्या इंडिया सबसे आगे है, तो नहीं, ब्रिक्स देशों में चाइना सबसे आगे है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। नाउ मूव ऑन टू सेकंड, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और पर्टिकुलरली इंडिया में जो एग्जाम्स होने वाले उस आने वाले एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है। इसका एम क्या है, इसका एम है कि ये देखता है कि जो मेन एंड वुमेन है, ठीक है, उनके बीच में जो प्रोग्रेस हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, तो क्या वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्या गैप है, या फिर इक्वेलिटी है, तो उसे ये देखता है। ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप मतलब कि जो महिला है क्या उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में उनके फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही नहीं मिल रही, एजुकेशन सेक्टर में उनका इन्रोलमेंट रेशियो क्या है, इकोनॉमी में उनका पार्टिसिपेशन कितना है, पॉलिटिक्स में कितना पार्टिसिपेशन है। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट है, संसद है, तो संसद में कितनी प्रतिशत महिलाएं है। जैसे कि इस बार सबसे ज़्यादा महिलाएं जो संसद में पहुंची है 2019 के जनरल इलेक्शन में। तो 4 पैरामीटर्स के ऊपर इसे एसेस किया जाता है, जेंडर पैरिटी को किसी भी देश में। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, लेबर फोर्स में कितना पार्टिसिपेशन है वुमेन का, अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, एजुकेशनल अटेनमेंट को देखा जाता है, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, हेल्थ एंड सर्वाइवल में भी हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एजुकेशनल अटेनमेंट जो है वो भी इंप्रूव हो चुका है, और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो है वो पिछले 2 सालों में कुछ कम हुआ है। ठीक है, लेकिन इंडिया में इसको वर्स्ट परफॉर्मेंस, मतलब इंडिया की रैंकिंग काफ़ी वर्स्ट आई थी, 140 अमॉन्ग 156, इसीलिए फिर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था मीडिया में। तो मतलब पाकिस्तान से भी पीछे रखा था हमें। ठीक है, तो इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में आया था। तो आप इसके बारे में ज़रूर याद रखना। साउथ एशिया जो है वो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग है, और फॉलोड बाय मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट तो होगा ही, मतलब वहाँ पे अरब कंट्रीज़ है, वहाँ पे इतना इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है। आपको पता ही होगा कि सऊदी अरेबिया ने अभी पिछले साल वहाँ के जो वुमेन है उन्हें ड्राइविंग की परमिशन दिया। तो आप समझ सकते हो वहाँ की कंडीशन क्या होगी। तो मिडल ईस्ट वर्स्ट परफॉर्मेंस, नॉर्दर्न अफ्रीका वहाँ पे भी वर्स्ट परफॉर्मेंस कंट्रीज रही है। ठीक है, तो साउथ एशिया में इंडिया की रैंक काफ़ी बुरी आई थी, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी बवाल हुआ था। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर जो है 1 हो सकता है, और इनइक्वेलिटी अगर 0 की तरफ स्कोर है तो इनइक्वेलिटी है, और अगर 1 की तरफ आपको स्कोर मिल रहा है तो इक्वेलिटी है। तो जेंडर जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे रिलीज करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है
इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये काफ़ी पुराना इंडेक्स है, मतलब एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी कम है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है हर साल रिलीज होता है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, लेकिन अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं इससे पहले, इसलिए अभी इसके ऊपर वापस क्वेश्चन आएंगे, इसके चांसेस थोड़े कम ही है। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो 149 कंट्रीज़ के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। वो देखते हैं कि इसमें जिस देश के लिए रिलीज़ किया, मतलब कंट्रीज जो है दुनिया की, वहाँ के जो सिटीजन्स है वो कितना हैप्पी है नहीं है। अभी हैप्पीनेस को तो मेजर कर सकते ही नहीं है हम, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ पैरामीटर्स जो है वो निकाला है, जैसे 6 पैरामीटर्स है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, मतलब जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, मतलब परचेसिंग पावर कितनी है, क्या लोग वहाँ पे जो खरीदना चाहते हैं, क्या उनकी इतनी इनकम है कि वो जो चाहे वो खरीद सके। ठीक है, तो ये जीडीपी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इंडेक्स में कुछ कमियां होती है, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा अगर ज़्यादा भी है तो वो पूरे देश का नहीं होगा ना। अभी जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ टॉप 10 ऐसे लोग हैं जो कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है, उनकी जो मतलब इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो बाकी जो 50 या 60% जो लोग हैं उनकी तो परचेसिंग पावर पैरिटी जो काफ़ी कम है। तो इसलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाता है कि आप हैप्पीनेस को मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, देन सोशल सपोर्ट कितना है, लोग कितने हेल्पिंग नेचर के हैं, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कितना है। देन लाइफ चॉइसेस क्या वहाँ पे लोग ले सकते हैं, मतलब वही सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, कोई अगर इंटरकास्ट या फिर इंटरफेथ मैरिज करना चाहता है तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता, कोई हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहता है कर सकता है नहीं कर सकता है। तो लाइफ चॉइसेस जो है वो वहाँ पे लेने की कितनी आज़ादी है वो भी यहाँ पे देखा जाता है। जनरॉसिटी, लोग कितने मतलब उदार है। परसेप्शंस ऑफ करप्शन, तो करप्शन के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या लोग खुद करप्ट है या फिर वहाँ की सिर्फ गवर्नमेंट या फिर जो ऑफिशियल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है वही करप्ट है। तो इन 6 पैरामीटर्स पे आप हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हो, ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का कहना है। ठीक है, देन रिस्पॉन्डेंट जो रेट है यहाँ पे वो 0 to 10 है। फिनलैंड जो है यहाँ पे टॉप किया है फिनलैंड ने, मतलब सबसे खुश लोग फिनलैंड में रहते हैं ऐसा उनका कहना है। अफगानिस्तान जो है उसमें उसको मोस्ट अनहैप्पी कंट्री कहा गया है। ऑब्वियसली वहाँ पे तालिबान है, अब तो कोई मतलब इशू ही नहीं है, वो वहाँ पे हैप्पीनेस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक बात मुझे बतानी है कि इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जो हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज़ करता है। इंडिया में ऐसा एक स्टेट है, इंडिया में हमारे देश में एक ऐसा स्टेट है जो खुद के राज्य के लिए एक हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज़ करता है। तो उसका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइवेट फर्म के द्वारा रिलीज़ किया जा रहा है, सर्फ शार्क के द्वारा, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी देख लेते हैं एक बार कि याद रखना, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है सर्फ शार्क के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। 85 कंट्रीज़ को ये मतलब 85 कंट्रीज़ को ये रैंक करने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल वेलबिंग, मतलब वहाँ पे डिजिटल जो हम कहते हैं ना डिजिटलाइजेशन कितना हुआ है उस बेसिस पे। ठीक है, पैरामीटर्स, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट कितना अफोर्डेबल है, जैसे कि अभी इंडिया में डेटा जो काफ़ी सस्ता हो गया है जियो आने के बाद। इंटरनेट क्वालिटी कैसी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, तो सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट इशू होता है, साइबर क्राइम होते रहते हैं, तो उस बेसिस पे भी इसे देखा जा सकता है। 7 out of 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स वो यूरोप में है, ऐसा इनका कहना है। डेनमार्क टॉप कर रहा है। ठीक है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडिया जो है उसकी रैंक जो काफ़ी मतलब अच्छी नहीं है, 57 out of 85 है, तो काफ़ी बुरी भी नहीं लेकिन अच्छी भी नहीं है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स ये नहीं है। देन फूड वेस्ट रिपोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। फूड वेस्ट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। ये जो फूड वेस्ट होता है, ठीक है, अभी फूड वेस्ट कहाँ पे होगा, एक तो घर पे होगा, हाउस होल्ड, या फिर जो होटल्स होते हैं वहाँ पे, या फिर जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, ये फूड वेस्ट किस कंट्री में कितना हो रहा है उसे एसेस करेंगे। ठीक है, और उस बेसिस पे ये अपना इंडेक्स तैयार करेंगे। ठीक है, जैसे कि फूड लॉस वहाँ पे कितना है, वहाँ पे कितने लोग जो है फूड वेस्ट कर रहे हो, कितने लोग जो है भूखे हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे फूड वेस्ट इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। डेवलप कंट्रीज जो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ये काफ़ी कम अमाउंट में फूड वेस्ट करती है कंपेयर टू डेवलपिंग एंड लेस डेवलप। मतलब देखो कितनी आयरनी है यहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही सबसे ज़्यादा फूड वेस्ट होता है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा भूखे लोग होते हैं। ठीक है, और जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे फूड वेस्ट कम से कम होता है और वहाँ पे भूखमरी भी कम है। तो ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स देख लेते हैं क्या है। क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स, तो ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो जाता है क्योंकि इसे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने
रिलीज़ किया है, ठीक है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या फिर एट द रिक्वेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल रिलीज़ किया है, इसलिए इंडेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया का इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे रीजनल पैटर्न को देखा जाता है इंडियन स्टेट में, ठीक है। जो इंडिया में एजिंग जो पॉपुलेशन है वो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल सरकार कर सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखा जाएगा, जैसे कि 4 पिलर्स के ऊपर फिनेंशियल वेलबींग, सोशल वेलबींग, हेल्थ सिस्टम, इनकम सिक्योरिटी, तो ये सब है कि नहीं है, ये इस बेसिस पे स्टेट को मेजर करेंगे, ठीक है। ये इंडिया के लिए है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिलेटेड है। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जो टॉप स्कोरिंग रीजन है, और चंडीगढ़ और मिजोरम जो टॉप स्कोरिंग रीजन है यूनियन टेरिटरीज। तो इंपॉर्टेंट बस आपको इतना यहाँ पे याद रखना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स जो है वो किसने रिलीज़ किया है या फिर किसके रिक्वेस्ट पे इसे बनाया गया है, ठीक है। किसने बनाया, तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने बनाया, और किसके रिक्वेस्ट पे, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर के लिए होती है, ठीक है, उस बेसिस पे। देन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इंडेक्स, ये एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये क्या करेगा, एक टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कंट्रीज़ को रैंक करने वाला है। तो वहाँ पे किसी भी देश की, किसी भी नेशन में, किसी भी देश में जो टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन है वो कितना है, और जो इनोवेशन हो रहा है टेक्नोलॉजिकल फील्ड में वो कितना हो रहा है, इस बेसिस पे वो कंट्रीज़ को रैंक करते हैं। अभी इंडिया जो है यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। भले उनका जीडीपी इतना बेटर ना हो, लेकिन बिगेस्ट ओवर परफॉर्मेंस है इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज दैन द कंट्रीज पर जीडीपी वुड सजेस्ट। मतलब जीडीपी बड़ी इतना मतलब इम्प्रेसिव नहीं रहा है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा इस इंडेक्स का कहना है। तो इंडिया का जो एक्चुअल इंडेक्स रैंकिंग है वो 43 है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इंडेक्स जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट रिमिटेंस, ग्लोबल रिमिटेंस के ऊपर एक इंडेक्स है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। अभी इसमें क्या करेंगे कि ये देखा जाएगा कि किसी कंट्री में जो लोग रहते हैं वो कितना ज़्यादा रिमिटेंस जो अपने खुद के देश में भेज रहे हैं बाहर से, ठीक है। रिमिटेंस इज मनी। अभी सबसे पहले तो रिमिटेंस पता होना चाहिए। रिमिटेंस मतलब क्या होता है, तो जो सपोज कोई एक इंडिया का बंदा है, वो फॉरेन में काम कर रहा है, तो वो भारत में पैसे भेजेगा ना इंडिया में उसकी फैमिली के लिए, तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है। मतलब एक किसी देश का, कोई देश का सिटीजन है, वो बाहर देश में काम कर रहा है, तो वो खुद के कंट्री में जो पैसे भेजता है उसे रेमिटेंस कहा जाता है, ठीक है। तो रेमिटेंस जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम होती है फॉर पीपल इन लो इनकम एंड डेवलपिंग नेशन। क्योंकि देखो जो लो इनकम कंट्रीज होती है ना, वहाँ से लोग जॉब के चक्कर में बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो इसलिए रिमिटेंस जो है उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। तो जैसे कि इंडिया से सपोज केरला से बहुत ज़्यादा लोग जो अरब वर्ल्ड में जाते हैं, तो इसलिए इंडिया में रेमिटेंस काफ़ी अच्छा आता है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है, फॉलोड बाय चाइना, क्योंकि इंडिया के लोग बाहर काम करने ज़्यादा जाते हैं, पर्टिकुलरली केरला से, ठीक है। और चाइना के भी जो है वो लोग बाहर काम करने जाते हैं। तो रिमिटेंस जो है वो क्या हेल्पफुल होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बूस्ट करने में। इसलिए इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है, ठीक है, करंट अकाउंट पे वो अच्छा होता है। लेकिन फिर भी हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट होता है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में गुड्स हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, पर्टिकुलरली ऑयल वगैरह। तो रेमिटेंस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। और ये जो रिपोर्ट है ये कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक। और इंडिया हाईएस्ट या फिर बिगेस्ट रेसिपिएंट है रिमिटेंस का, फॉलोड बाय चाइना। और सबसे ज़्यादा रिमिटेंस बाहर कहाँ से जाता है, यूनाइटेड स्टेट से, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं काम करने, और इसलिए सबसे ज़्यादा पैसा यूएसए से बाहर जाता है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प ने नारा लगाया था कि यूएसए फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अभी प्रेस फ्रीडम के ऊपर इस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम के लिए इंडेक्स है। यहाँ पे जो रिपोर्टर सैन फ्रंटियर्स है या फिर रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर सैन फ्रंटियर। ये इंडेक्स क्या करेगा, ये किसी भी देश में जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो मीडिया हाउसेस होते हैं, ठीक है, उनको कितना फ्रीडम है क्या वो यहाँ पे मेजर करते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म का इंडिकेटर नहीं है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म को मेजर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फ्रीडम को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स क्या है, प्लूरलिज्म, मीडिया इंडिपेंडेंस, मीडिया कितना इंडिपेंडेंस है, क्या सरकार वहाँ पे प्रेशर बना रही है, सरकार का उनके ऊपर दबाव है या नहीं है, या फिर वो इंडिपेंडेंसली काम कर रही है, मीडिया एनवायरनमेंट कैसा है,
सेल्फ सेंसरशिप है या नहीं है, मीडिया अपनी मर्जी से कुछ भी दिखा रहा है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क किस तरीके से है, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सब बेसिस पे इसे निकाला जाता है। जैसे कि अगर किसी देश में मीडिया पर्सन्स को ऐसे ही उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई रिपोर्टिंग की थी सरकार के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ, और फिर उनको जेल में बंद कर रहे हैं या फिर उनको मार दिया जा रहा है, जैसे इंडिया में अभी रिसेंटली एक एक्टिविस्ट को मार दिया गया था, ठीक है। तो इन बेसिस पे ये इंडेक्स जो है निकाला जाता है। इंडिया की रैंक जो काफ़ी वर्स्ट है क्योंकि इंडिया में रिपोर्टर्स के खिलाफ काफ़ी क्राइम पिछले कुछ दिनों में हुए हैं। नॉर्वे हैज़ टॉप फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइना की रैंक तो वैसे ही कम होने वाली क्योंकि वहाँ पे तो रिपोर्टर्स है ही नहीं, सब सरकार का ही है। नॉर्थ कोरिया वर्स्ट एंड तुर्कमेनिस्तान एट 178, इंडिया का 142 है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। और ये क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म शो नहीं करता है, ये सिर्फ फ्रीडम कितना है वहाँ पे रिपोर्टर्स को ये बताता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी आप इसको बस इतना याद रखना कि ये ऑर्गेनाइज कौन करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे तो यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जो है ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट फर्म के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। यूएस बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है कुशमैन एंड वेकफील्ड। तो ये क्या करेगा, ये मोस्ट एडवांटेजियस लोकेशन जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदा हो सकता है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करें तो, ठीक है। तो यूरोप में, अमेरिका और एशिया पैसिफिक रीजन के लिए ये इंडेक्स जारी होता है। तो 4 पैरामीटर्स है इसके, कंट्रीज कैपेबिलिटी टू रिस्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, रिस्क। इंडिया हैज़ ओवरटेकन यूएस टू बिकम द सेकंड मोस्ट सॉट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ग्लोबली। तो ये जाहिर सी बात है कि क्योंकि इंडिया में लेबर काफ़ी अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है, ठीक है। और मार्केट इंडिया का अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना के बाद तो हमारी है, तो मार्केट भी है, इसलिए फिर इंडिया नाउ हैज़ ओवरटेकन यूएस टू बिकम अ सेकंड मोस्ट सॉट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ग्लोबली, ठीक है। और इंडिया और यूएस जो सेकंड पोजीशन पे, इंडिया थर्ड पोजीशन पे 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन फिलहाल 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वो नहीं है। ये जो इंडेक्स है चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे यूनिसेफ के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखो, अगर यूनाइटेड नेशन की कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर इन्वॉल्व है और वो अगर रिपोर्ट रिलीज कर रही है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इंडिया की कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे नीति आयोग है, आरबीआई है, तो अगर ये रिपोर्ट रिलीज़ कर रही है तो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड बैंक रिलीज़ कर रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ कर रही है, आईएमएफ रिलीज़ कर रही है, तो ऐसे इंडेक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इन कोलैबोरेशन फिर फ्राइडे फॉर फ्यूचर्स, रिपोर्ट का नाम क्या है, क्लाइमेट क्राइसिस इज चाइल्ड राइट्स। अगर क्लाइमेट क्राइसिस अगर हो रहे तो चाइल्ड राइट्स भी खतरे में है, ऐसा ही इस रिपोर्ट का इस बार का टाइटल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिपोर्ट है, ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है ऑफ क्लाइमेट रिस्क फ्रॉम चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट अगर रिस्क है तो उसका चिल्ड्रन के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, चाइल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, ये बताने वाला है पहला इंडेक्स है। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस आने वाले 2 साल जितनी भी एग्जाम्स होने उसके लिए, ठीक है। चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इट रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल शॉक्स सच एज साइक्लोन्स, हीट वेव्स एक्सेट्रा। तो साइक्लोन्स आएंगे, हीट वेव्स आएंगे, तो चिल्ड्रन इसके लिए कितना वल्नरेबल है ये यहाँ पे देखते हैं। पाकिस्तान की रैंक 14 है, बांग्लादेश 15, अफगानिस्तान 25, इंडिया की 26 है यहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट रिस्क जो है वो इन कंट्रीज़ में यहाँ पे इस रिपोर्ट का कहना है, ठीक है, साउथ एशिया में पर्टिकुलरली। वैसे भी साउथ एशिया जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में ही आता है, साउथ एशिया ओशनिया। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेरोज़गारी जो बढ़ रही है, बेरोज़गारी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट होती है। 2019 इलेक्शन के पहले इस रिपोर्ट के जो आंकड़े थे उसे गवर्नमेंट ने छुपाया था, बाद में लीक हो गए थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। आपको याद रखना है कि कौन रिलीज़ करता है, एनएसओ रिलीज़ करता है, सीएसओ रिलीज़ नहीं करता है, ठीक है। सीएसओ नाम के कोई बॉडी अभी रही नहीं है क्योंकि सीएसओ को मर्ज कर दिया गया है एनएसओ के साथ। तो ये एनुअली रिलीज़ होता है। इसके जो हैज़ बीन कंस्टिट्यूट, इसको कंस्टिट्यूट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी थी अमिताभ कुंडू की, तो उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे इस इंडेक्स को या फिर इस सर्वे को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये डेटा कलेक्ट करता है जैसे कि लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दे रिस्पेक्टिव शेयर्स, वेज अर्न, नंबर ऑफ आवर्स वर्क, कितने घंटे काम कर रही है, कितनी उनकी सैलरीज है, एम्प्लॉयमेंट किस तरीके की है, छुपी एम्प्लॉयमेंट है या फिर
बेरोजगारी किस तरीके की है, तो आपको पता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो जो टाइप्स है उन टाइप्स को मेजर करने के लिए इस इंडेक्स को जारी किया गया। तो मतलब ये इंडेक्स दिखाता ये है कि बेरोजगारी कितनी है, किसी हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है। सेक्शंस को भी कवर करता है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, रिलीजन को भी कवर करता है, किस रिलीजन में कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। अर्बन और रूरल जो एरियाज होते हैं इसके लिए सेपरेटली ये बताता है। तो एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके जो आंकड़े होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी टॉप 3 लिवेबल सिटीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हो। न्यूजीलैंड जो है सबसे बढ़िया सिटी ऑकलैंड दुनिया में रहने के लिए, ऐसा इनका कहना है कि ऑकलैंड में अगर आप जाओ, अगर आप रहना चाहते हो सबसे दुनिया में सबसे सेफ, सबसे बढ़िया अगर सिटी कोई है तो ऑकलैंड है। उसका बाद ओसाका जापान और एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इनके पैरामीटर्स क्या है, तो इनके पैरामीटर्स स्टेबिलिटी, वहाँ पे स्टेबिलिटी कितनी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी है, एनवायरमेंट कैसा है, कल्चर कैसा है, एजुकेशन लेवल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो इन 5 पैरामीटर्स पे इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। और दुनिया में सबसे बेहतर सिटी जो है वो ऑकलैंड है, ठीक है। और सबसे बॉटम 3 मतलब सबसे वर्स्ट दमास्कस, मतलब गलती से भी वहाँ पे मत जाना, ठीक है। लागोस, नाइजीरिया, पोर्ट मोराबे। तो ये कुछ सिटीज़ है जहाँ पे सेफ नहीं है, और ये जो कुछ सिटीज़ है जो आप सेफ मान सकते हो रहने के लिए। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक की है। कल मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट बताया था जो IMF की थी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे याद रखना प्रोस्पेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक की है, और जो आउटलुक है वो IMF की है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ रिपोर्ट देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा रिलीज़ की जाती है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है जो हर 2 साल में एक बार आती है, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन के बेसिस पे। अर्थ ओवर आपको पता ही है, मराइन स्टीवर्डशिप काउंसिल और डेप फॉर नेचर स्वैप, ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की कुछ रिपोर्ट्स है। अभी इन रिपोर्ट्स को हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ग्लोबल या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें से कुछ रिपोर्ट जैसे ग्लोबल जेंडर गैप्स, उसके बाद रिस्क रिपोर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। डाइवर्स के डायलॉग को हमने कल डिस्कस किया था, तो बाकी जो बचे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बस यहाँ पे आप देख लो कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म, रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट, डाइवोस। तो ये IT रिपोर्ट है ना, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिर्फ अकेला मिलके ही नहीं बल्कि इसके साथ एक पार्टनर भी होता है, जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए इंडेक्स है जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।